हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल। सो हमने क्या देखा ना, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया गवर्नर की वीटो पावर को, जिसमें हमने एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट एंड रिजर्व्ड वीटो को पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और फिर हम एंड कर देंगे इस गवर्नर के टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की जो होती है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 213। तुरंत बताइए प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर क्या होती है, ठीक है, कमेंट में। फिर देखिए, अब पहले देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली एक टेम्परेरी लॉ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स से हमारा जो पार्लियामेंट होता है या स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और अभी हम यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं क्योंकि गवर्नर पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारे सेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर सेशन। तो लेट्स सी हमारे 3-3 महीने के हो गए, 3-3 6-3 9 महीने के सेशन हो गए। तो हमारे टाइम पीरियड का गैप होता है बीच में ना, जैसे बजट और मानसून सेशन के बीच में गैप होगा, मानसून एंड विंटर के बीच में गैप होगा। तो इन गैप्स में अगर ऐसी हमें ज़रूरत आन पड़ती है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें कोई लॉ बनाना पड़ जाए और वो लॉ हमारा अभी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो अब इस लॉ को बनाने के लिए स्पेशली हमारा सेशन तो समन किया नहीं जाएगा। इस वजह से हमारे पास गवर्नर के पास एक हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है ना, कि वो टेम्परेरी टाइम में जब सेशन हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन में नहीं है तब वो बना सके लॉ को। और ये टेम्परेरी लॉ ही होता है क्योंकि इसको रेटिफाई करना पड़ता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर से भी। आगे देखते हैं, इसका पर्पज़ ये होता है टू डील विद अर्जेंट मैटर, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सिमिलर टू प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर, जैसे आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस की हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमारी प्रेसिडेंट की, वैसे ही हमारी गवर्नर की भी 213 के अंदर मेंशन होती है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, देखिए जो एक चीज़ ये भी मैंने लिखा है ना, व्हेन समबडी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्यों मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्लेजर पे, अल्टीमेटली प्लेजर ऑफ पीएम, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कि एक हमारा प्लेजर का डॉक्ट्रिन होता है। हम कहीं भी पढ़ते हैं ना कि गवर्नर हमारा रिमूव भी किया जाए, मतलब गवर्नर हमारा ऑफिस में रहेगा, अपने प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है उसको कौन एडवाइस कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। तो इस तरीके से पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करता है। तो अब जब गवर्नर से रिलेटेड कोई भी काम होगा जहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा रहेगा तो वो प्लेजर होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर का, और इसी प्लेजर को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन प्लेजर का, प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी कंडीशंस होती हैं ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए। तो हमने देख ही लिया है कि अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर प्रमोलगेट करता है ऑर्डिनेंस को। प्रमोलगेट मतलब करता है, अप्लाई करता है या इम्प्लीमेंट करता है ऑर्डिनेंस को, टेम्परेरी लॉ को, when state legislature or either house in a bicameral state is not in session, governor is satisfied that circumstances exist requiring immediate action, है ना, कि ऐसी कोई सिचुएशन आन पड़ी है कि उस वक्त हमारा पर्टिकुलर लॉ नहीं है, तो गवर्नर क्या करेगा? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 213 का यूज़ करके लॉ बना लेगा, टेम्परेरी टाइम के लिए हमारा ये एप्लीकेबल होगा। फिर हैं लिमिटेशन क्या होती है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। तो गवर्नर कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस विदाउट प्रायर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, मतलब कुछ ऐसे हमारी कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें जो गवर्नर होगा बिना प्रेसिडेंट को बताए ऑर्डिनेंस को इशू नहीं कर सकता है। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ऐसी, जब जो है प्रेसिडेंट कोई ऐसी बिल जिसमें प्रेसिडेंट का प्रायर मंजूरी ज़रूरी हो, मतलब पहले मंजूरी मिलेगी प्रेसिडेंट के बिल को तभी बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा ऑर्डिनेंस नहीं बना पाएगा गवर्नर। दूसरा, द बिल वुड बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, लेट्स से कोई ऐसी बिल है जो कि गवर्नर ने ऑलरेडी हमारी रिजर्व कर रखी है हमारे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड भी हमारा गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं बना पाएगा। तीसरा, इट इंडेंजर्स हाई कोर्ट पावर, और कोई ऐसी हमारे बिल जिसमें हाई कोर्ट की जो पावर है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है अगर वो खतरे में आ रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हमारा गवर्नर इस पे भी ऑर्डिनेंस या फिर टेम्परेरी लॉ नहीं बना पाएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस हमारा गवर्नर के द्वारा बनाया जाता है ना,
इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। सो बेसिकली पहली बात ये देखते हैं कि सेम फोर्स और इफेक्ट होता है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉ का होता है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी लॉ बनाया गया ना, तो जैसे लॉ काम करता है वैसे ही ये हमारा ऑर्डिनेंस भी काम करता है गवर्नर का। ठीक है। मस्ट बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर व्हेन इट रिसेंबल्स। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि कोई भी ऑर्डिनेंस प्रॉपर लॉ तभी बन पाएगा या एक्ट तभी बन पाएगा जब तक वो लेट्स से कि गवर्नर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, इशू कर दिया ऑर्डिनेंस को, लेकिन अब जब सेशन जैसे ही रीअसेंबल करता है तो उसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस बिल को क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में लाना पड़ेगा, उस पर डिस्कस होगी, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको रेटिफाई कर देता है तभी वो जो ऑर्डिनेंस हमारा बनाया गया है गवर्नर के द्वारा वो बन पाएगा हमारा एक्ट, नहीं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। और इन केस अगर 6 हफ्ते तक उस पर कोई हमारा लिया नहीं गया, मतलब कोई भी हमारा ओपिनियन नहीं दिया गया या डिस्कस नहीं किया गया हमारा स्टेट लेजिस्लेचर में वहाँ मिनिस्टर्स के द्वारा, या जो हमारे एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उनके द्वारा अगर हमारा डिस्कस नहीं करा गया तो वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, एक्सपायर कर जाएगा। ये लिखा हुआ है इस पॉइंट में। कैन ऑल्सो बी विथड्रॉन बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। लेट्स से कि उसने कोई ऑर्डिनेंस निकाला, कोई टेम्परेरी लॉ बनाया, तो उसी वक्त क्या करेगा, जो हमारा गवर्नर रहेगा वो कभी भी जब उसका मन चाहे तो उसको विथड्रॉ भी कर सकता है कि अब मैं इस लॉ को इस ऑर्डिनेंस को मैं वापस ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये तभी वापस ले सकता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये सबसे ऊपर हमारा चीफ मिनिस्टर ही है ना। अब देखते हैं कंट्रोल ओवर ऑर्डिनेंसेज, किस तरीके से ऑर्डिनेंस के ऊपर कंट्रोल होता है गवर्नर का। ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक्स ऑफ री असेंबली, पढ़ लिए। इफ नॉट इट सीजेस टू ऑपरेट, ये भी देख लिया। और जुडिशियल रिव्यू इस पे पॉसिबल है। तो अब देखते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि ऑर्डिनेंस स्टक कर दिया जाएगा अगर वो मेलाफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आरसी कूपर केस 1970 और डीसी वाधवा केस 1987 में बताया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ ना, इन दोनों केस के थ्रू ये जजमेंट दिया कि अगर जो भी ऑर्डिनेंस लाया गया है हमारा गवर्नर के द्वारा, अगर वो कहीं भी या उसके कोई भी प्रोविजंस या क्लॉज ऐसे सीम होते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या गवर्नर ने गलत इंटेंशन से उसको इंट्रोड्यूस किया है इशू के ऑर्डिनेंस को, तो वो उसी वक्त स्टक डाउन हो जाएगा वो ऑर्डिनेंस, है ना, और वो हमारा फिर आगे काम नहीं करेगा। इसी दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा। चलिए, अब ये कुछ पॉइंट्स है ना, मैंने इसको चैट जीपीटी से ऐड किया हुआ था, इस वजह से इसको समरी के फॉर्म में है कि गवर्नर ऐड करता है एड एंड एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो ये जो हमारा प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस को ना, ये इसकी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है गवर्नर की, क्योंकि एड एंड एडवाइस पे काम कर रहा है। कैन नॉट बी यूज टू बाईपास द लेजिस्लेचर फ्रिक्वेंटली, सुप्रीम कोर्ट वॉज वॉन्ड अगेंस्ट ऑर्डिनेंस राज। अब ये एक वक्त ऐसा आया ना कि बार बार जो है गवर्नर ऑर्डिनेंस ले आ रहा था, बार बार ला रहा था, और वो हमारा पास हो नहीं रहा था, किससे, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर से। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था कि ऑर्डिनेंस राज नहीं होना चाहिए, कि वो लेजिस्लेचर को बाईपास ना करे, बल्कि अगर एक ऑर्डिनेंस हमारा कोई भी गवर्नर लेकर के आ रहा है तो उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो हो, जिसमें जैसे ही हमारा सेशन रिकन्वीन हो स्टेट लेजिस्लेचर का, तुरंत जो है उसमें बिल को, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को लाया जाए, रखा जाए, उस पर डिस्कस किया जाए और उस पर फिर मंजूरी ली जाए कि क्या उसको हमें पास करना है या नहीं पास करना है। ठीक है। गवर्नर ordinance power is more restricted than president because in some case he must get president's instruction। अब जैसे प्रेसिडेंट की हमारी ऑर्डिनेंस पावर है वो तो ब्रॉड है, लेकिन गवर्नर्स की हमारी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हमने 3 केस की बात की थी ना जिसमें जो है प्रेसिडेंट्स की बिना रिक्वायरमेंट के वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता है। ठीक है जी, अभी एक बार देख लेते हैं ना, अब इसमें मैंने पार्डनिंग पावर लिख दी है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कुछ हमारे एक हमने उसके थ्रू ऐड किया था, पीवाईक्यू था ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो उसके थ्रू एक पूरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। बस ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ही है कि आर्टिकल ऑर्डिनेंस बेसिकली 123 प्रेसिडेंट के थ्रू प्रमलगेट करता है, 113 गवर्नर प्रमलगेट करता है ऑर्डिनेंस को। ठीक है, जब हमारा स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और इस वजह से किया जाता है ताकि इमरजेंसी का जो वॉइड है,
ये हमारा अभी अडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसलिए मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ और 6 वीक की है। इसका क्या मतलब है? ये कैश हमने अभी तक देखा था कि 6 वीक ही होना चाहिए, लेकिन ये 6 मंथ का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, जैसे हमने बात किया कि ऑर्डिनेंस तभी तक काम करेगा ना, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो तब तक ही काम करेगा जब तक वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे हमारा रीअसेंबली करता है हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, रीअसेंबली करता है और इसको रेटिफाई करे चाहे इसको कैंसिल करे, तभी तक काम करेगा। लेकिन अब हो क्या रहा है ना कि देखिए, हो ये रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है कि हमारा पार्लियामेंट के सेशन कितनी बार मिलने चाहिए या कितना टाइम पीरियड गैप होना चाहिए, लेकिन 85 में मेंशन है ना कि हमारा 2 सेशन के बीच में पार्लियामेंट के, लेट्स से बजट हो गया और मानसून सेशन, इसके बीच में 6 महीने का टाइम गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी 6 महीने के गैप को ध्यान में रखते हुए लेट्स से बजट सेशन हमारा जस्ट एंड हुआ और फिर ऑर्डिनेंस ले आया गया प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा मानसून सेशन है, अब मान लीजिए इसके बीच में 6 महीने का टाइम पीरियड गुजर गया, है ना? तो ये 6 महीना प्लस जब हमारा रीअसेंबली किया है तो ये 6 वीक, इस तरीके से हमारा 6 मंथ और 6 वीक हो गया, ठीक है? अब सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बट आर इन नेचर ऑफ टेम्परेरी लॉज। वही टेम्परेरी लॉज होते हैं, लेकिन अगर हमारे रेटिफाई कर लिए जाएंगे 6 महीने और 6 वीक में मैक्सिमम ड्यूरेशन है, और तो क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे एक्ट। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि जैसे हमने देखा था डीसी वाधवा केस और कौन सा केस था याद दिलाइए, डीसी वाधवा केस प्लस कूपर केस, है ना? इन दोनों केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैलिफाइड इंटेंशन पे है या अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हमारा ऑर्डिनेंस, तो वो जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जुडिशियरी रिव्यू कर सकती है। अब इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं? डेलिबरेट बाईपासिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ये हमने जो अभी लिमिटेशन में भी पढ़ा था ना कि बार बार क्या हो रहा था कि ऑर्डिनेंस को सिर्फ इस वजह से लाया जा रहा है और उस टेम्परेरी टाइम के लिए उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर लिया जा रहा है, लेट्स से 3 महीने के लिए, और फिर जब लेजिस्लेचर आ रहा है तो कोई बातचीत हो नहीं रही है इसको रिजेक्ट करने के लिए या इसको रेटिफाई करने के लिए, तो ये बाईपास कर दे रहा है लेजिस्लेचर को। यही इससे रिलेटेड इशू है। और इसी से आता है रीप्रमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस अगेंस्ट द एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। रीप्रमulgation मतलब बार बार प्रमulgation कर रहा है, और चाहे वो पार्लियामेंट, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो और चाहे वो हमारा गवर्नर हो। मतलब ये हुआ कि ऐसा हो रहा था ना कि बार बार प्रेसिडेंट और गवर्नर, जैसे मैंने बात कही आपको बताई है कि जो ये दोनों लोग थे, दोनों लोग इस इंटेंशन के साथ में ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे थे कि मुझे जैसे ही अभी ये रिकन्वीन होगा हमारा सेशन पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्कशन करेंगे और अगर इसको अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट किया जाएगा, नहीं तो इसको रिजेक्ट किया जाएगा। इस पर्सपेक्टिव से नहीं लाया जा रहा था, बल्कि वो सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए वो एक टेम्परेरी लॉ रहे, इसी हिसाब से लाया जा रहा था प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। तभी सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया कि रिप्रमulgation नहीं होना चाहिए, है ना? और रिप्रमulgation ये हमारा ऑर्डिनेंस राज है कि मतलब बार बार तुम जो है ऑर्डिनेंस को ला रहे हो सिर्फ इस मोटिव से कि तुम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, लेट्स से 3 या 4 महीने के लिए, जब तक हमारा सेशन रिकन्वीन नहीं हो रहा है, तुम उस पर्टिकुलर लॉ को रहने दो। तो ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीरीज ऑफ ऑर्डिनेंस एग्जाम्पल है इसी का, जो मैंने बताया कि रिप्रमulgation का या ऑर्डिनेंस राज का या डेलिब्रेट बाय पासिंग का लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल क्या है। क्या हुआ ना, बिहार गवर्नर जो था 1989 से 1992 के आसपास, वो बहुत सारे सीरीज ऑफ ऑर्डिनेंस को इशू किया, ठीक है? लेकिन उस ऑर्डिनेंस को इशू करने से उसका मोटिव ये नहीं था कि वो जा करके एक्ट बने। तो जैसे ही हमारा रीअसेंबली होती थी लेजिस्लेचर की, तुरंत इस पे ना बात होती थी ना कुछ होती थी, तो ये लैप्स कर जाता था। तभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इन डीसी वाधवा केस में वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली कंडेम किया, गलत ठहराया इस प्रैक्टिस को और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। मतलब रीप्रमulgation या ऑर्डिनेंस राज या फिर इस वजह से नहीं कि डिलिबरेटली बाईपास कर रहे हैं लेजिस्लेचर को, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि जो हमारा कानून बनाने का अधिकार होता है वो देखिए हमारे लेजिस्लेटिव के पास में होता है ना, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास में होता है। तो अगर बार बार ऑर्डिनेंस से हमारा गवर्नर या प्रेसिडेंट बनाने लगा, तो जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है ना, जो बेसिक्स है हमारा, बेसिक प्रिंसिपल है हमारा किसका, डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो ये हम कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो जाएगा, इन्फ्रिंज हो जाएगा। फिर आता है मिस यूज ऑफ पावर एज एन अल्टरनेटिव टू लेजिस्लेशन, थ्री फॉर्म लॉज, वही चीज़। फिर डेटा अब एक दिया गया है कि लास्ट 7 ईयर्स में लगभग 70 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस आए हुए हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बताया कि डीसी वाधवा केस सीएम 1987 में बिहार के थ्रू है नो मैकेनिकल रिप्रोमulgation ऑर्डिनेंस आज बैन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। और कृष्ण कुमार सिंह 2017 में केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कहा गया कि प्लेसिंग ऑर्डिनेंस बिफोर लेजिस्लेशन मैंडेटरी, अब मैंडेटरी बता दिया। अभी डीसी वाधवा केस में क्या कहा 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कि बाय बराबर रिप्रोमulgation नहीं कर सकते हैं ऑर्डिनेंस राज को लाने के लिए, मतलब ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। और तभी कृष्ण कुमार सिंह 2017 में क्या कहा हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डिनेंस अगर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट ला रहा है तो उसको लेजिस्लेशन के सामने, मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पुट करना पड़ेगा, ताकि, और ये मैंडेटरी है ताकि उस पर बहस हो सके और फिर उस पर डिसाइड किया जाए कि उसको अडॉप्ट करना है या फिर नहीं अडॉप्ट करना है। So, if any act, privilege or obligation survives after ordinance has ceased, must pass three test। ठीक है, कौन से टेस्ट हैं? इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस इरिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल रिवर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेज इम्प्रैक्टिकल होते हैं, और कंपेयर करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को टू कंटिन्यू द इफेक्ट। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, कुछ खास है नहीं। फिर वे फॉरवर्ड आ जाता है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, रेगुलेट करता है रिप्रोमulgation ऑर्डिनेंसेस को, क्लियर जुडिशियल गाइडलाइन दी गई हैं, है ना, मतलब वे फॉरवर्ड ये होता है कि दी जानी चाहिए। ऑर्डिनेंस हमारा रिव्यू करे किया जाना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटीज के द्वारा, सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डिनेंस आ गया और उसको जो है तुरंत जो है लॉ बना देंगे, मतलब रिव्यू करे क्या सही है क्या गलत है। कंक्लूजन क्या है? जैसे हमारा सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में, वो हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी हमारा लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो कर रही है, डोमिनेशन दिखा रही है, या फिर लेजिस्लेचर हमारा एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की तरफ दिखा रहा है। ये हमारा इसका कंक्लूजन हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डिनेंस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, बस पार्डन पावर पढ़ लेते हैं और फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। सो बेसिकली पार्डनिंग पावर क्या होती है गवर्नर की, जो कि आर्टिकल 161 के अंदर आती है। पार्डन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, है ना, माफ कर देना। अब ये क्या होती है? तो बेसिकली अब ये तुरंत बताइए कि जो हमारी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आती है वो किसके अंदर आती है ना, कमेंट में बताइए। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। गवर्नर्स को पार्डन पावर से रिलेटेड 161 के अंदर जो बताया जाता है कि गवर्नर जो होता है स्टेट का शैल हैव द पास्ट ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट ऑफ इम्यूट सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। सिंपल चीज है कि लेट्स से कोई हमारा स्टेट लॉ है, अगर उस स्टेट लॉ के अगेंस्ट जाकर के किसी ने कुछ गलत काम किया और उसको क्रिमिनल ठहरा दिया गया है, तो गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो पार्डन कर सकता है। अभी सारे वर्ड का मतलब हम समझा देते हैं कि पार्डन कर सकता है, मतलब माफ कर सकता है। अच्छा, जो पार्डन पावर होती है ना, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पार्डन पावर जो गवर्नर की होती है, पनिशमेंट को माफ कर देना, ये होती है। लेकिन डेथ सेंटेंस को माफ कर देना, क्या ये होती है गवर्नर की पावर? बिल्कुल नहीं। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में होती है कि लेट्स से अगर कोई भी, प्रेसिडेंट का क्या कहता है पार्डन पावर, कि अगर कोई ऐसा सेंट्रल लॉ है जिसके थ्रू हमारा कोई भी इंसान को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है और उसको डेथ सेंटेंस मिल गया है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ डेथ सेंटेंस को पार्डन करता है, लेकिन गवर्नर जो होता है सिर्फ पनिशमेंट को पार्डन कर सकता है ना। फिर आता है रिप्राइव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि लेट्स से कोई स्टेट लॉ था, उससे हमारा कोई भी व्यक्ति मतलब आपराधिक घोषित कर दिया गया, ठीक है, तो अब जब उसको कर दिया गया तो अब उसको लेट्स से उसका कुछ क्राइम थोड़ा बड़ा क्राइम था और उसको दे दिया गया मान लीजिए फांसी की सजा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो गवर्नर है इसके पास ये पावर है, इसके थ्रू वो उसके एग्जीक्यूशन पे, मतलब जो फांसी लगाई जाएगी उसको, लेट्स से उसको लगाई जानी है 10 अप्रैल को, तो इसको डिले कर देगा, डिले कर सकता है, मतलब यही रिप्राइव की पावर कहती है। 10 अप्रैल से मान लीजिए 10 जून कर दिया, है ना, इसको बोलते हैं रिप्राइव। अच्छा, अब आता है रेस्पाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? सेम वही केस कि स्टेट लॉ है, उससे कोई इंसान क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है ना, तो अब गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उस पर्टिकुलर इंसान की, लेट्स से उसको कोई डिसेबिलिटी है, जैसे हमारी कोई वुमन है और वो प्रेग्नेंट है और उसको 5 साल की पनिशमेंट मिल गई कि तुम जेल में रहो, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए ये हमारी जो वुमन है वो प्रेग्नेंट है, तो इसके ऊपर थोड़ा रहम खा लेते हैं, तो रेस्पाइट के थ्रू उसकी जो सजा थी 5 साल की उसको घटा दिया, मतलब मान लीजिए 2 साल कर दिया, इसी को बोलते हैं रेस्पाइट, ठीक है। अब क्या है रेमिशन ऑफ पनिशमेंट? रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन मतलब लेट्स से वही सेम चीज, स्टेट लेजिस्लेचर क्रिमिनल घोषित सब कुछ हो गया, तो रेमिशन में क्या कर रहा है, जो गवर्नर है वो जो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट थी, लेट्स से उसको 2 साल की हमारी जेल की गई है, तो अब जो है उसके कैरेक्टर को चेंज ना करे, मतलब 2 साल की जेल है अब उसी को 1 साल का कर दे,
6 महीने कर दे, 3 महीने कर दे, मतलब जेल के फॉर्म को चेंज नहीं किया, जेल अभी भी थी, 2 साल पे भी दिया था, अब अभी भी 6 महीने पे भी जेल है, लेकिन ड्यूरेशन कम कर दिया। इसी को बोलते हैं रेमिशन। ठीक है। लास्ट आता है कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। कम्यूट का मतलब क्या हुआ, कोई स्टेट लॉ क्रिमिनल घोषित हो गया, जैसा हमने सारे केसेस में देखा इनमें, है ना। कम्यूट में क्या हो रहा है कि जो हमारा कन्विक्टेड पर्सन है उसके जो सेंटेंसेस था उसको चेंज कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे उसको फांसी दी गई थी, है ना, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो क्या करेगा, फांसी से हटा करके उसको मान लीजिए 10 साल की जेल दे दिया, मतलब जो सजा का फॉर्म था, पनिशमेंट का फॉर्म था, उसको चेंज कर दिया, है ना। तो इसी को बोलते हैं कम्यूट या कम्यूटेशन। अब गवर्नर की पावर इज लिमिटेड टू ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉज। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, मार्शल लॉ किसी को पे भी दे सकता है अपना पार्डन, लेकिन जो गवर्नर होता है इसकी पावर से लिमिटेड होती है स्टेट लॉज तक। अब लिमिटेशन देख लेते हैं कुछ गवर्नर की पावर की क्या क्या है। गवर्नर की जो माफ करने की पावर है वो डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि डेथ सेंटेंस जो होती है सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास में होती है अंडर आर्टिकल 72। Even if state law prescribes this sentence, however, governor can suspend, remit or commute this sentence। कि गवर्नर सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, या रेमिट या रेमिशन कर सकता है, या कम्यूट कर सकता है, फॉर्म को चेंज कर सकता है, या फिर जो है सेंटेंस की पीरियड को हमारा कम कर सकता है, मतलब बिना उसके जो पनिशमेंट उसको चेंज किए, या फिर सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, और जो ये बता दिया कि प्रेसिडेंट के पास लाई करती है जो पार्डन की पावर होती है डेथ सेंटेंस की। फिर गवर्नर ऑल्सो कैन नॉट पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। जैसे हमारे कोई कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल मतलब मिलिट्री कोर्ट है, उसने हमारा कुछ किसी भी इंसान को सजा दिया है, तो गवर्नर उससे जो है कोई मतलब नहीं, ना गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, इसकी पावर भी सिर्फ हमारी किसके पास होती है, द वन एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास में होती है। ठीक है, तो अभी तक 2 एक्सेप्शन हमने पढ़े, 2 एक्सेप्शन हमने अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर इसको देख पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरीली मॉडिफाइड और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ काइंड। केहर सिंह केस 1989, मतलब वही 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह केस में कहा कि अगर जो गवर्नर की पार्डन पावर है वो जुडिशियल रिव्यू की हमारे पर्वी में आती है कि अगर उसने इस पार्डन पावर का गलत तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, कि मतलब किसी इंसान को सच में बहुत गलत उसने काम किया हुआ था और उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी लंबी, लेकिन गवर्नर ने कुछ बायसनेस दिखाते हुए उसकी सज़ा को कम कर दिया, या कुछ मतलब उसकी सज़ा में बस उसको थोड़ा राहत दे दी। तो ये जो है हमारा जुडिशियल रिव्यू के पर्वी में आता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू कर सकती है डिसीजन को गवर्नर के। ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रहा था, इसमें अभी तक हमने 2 एक्सेप्शन पढ़ा कि प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, ठीक है, गवर्नर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल जो हमारा मिलिट्री कोर्ट से सजा मिली हुई है किसको, किसी भी इंसान को, उसके लिए भी माफ़ी कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। तो 2 एक्सेप्शन थी। ठीक है, चलिए जी, अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने बोला था ना कि लास्ट में आते आते एक बार हम आर्टिकल्स को पूरा एक निमोनिक के थ्रू पढ़ लेंगे तो हमें एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे देखिए 153 से 162 तक आर्टिकल है, ये हमने समझ लिया गवर्नर का। ठीक है, अब इसकी हम एक बार ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है पहले देखें, 153 54 से लेकर के 62 तक उतारा। अब इसकी ट्रिक है गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट टू क्वैश सीओडी पार्डन पावर। ठीक है, सीओडी को कैश ऑन डिलीवरी से याद कर सकते हैं कि गवर्नर्स मतलब गवर्नर होना चाहिए स्टेट का 153 के अंदर, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की जो वेस्ट करती है किसके पास में, गवर्नर के पास में। अपॉइंटमेंट 155 के अंदर की अपॉइंटमेंट गवर्नर का कैसे होता है इसको हमने पढ़ लिया, अंडर हिज हैंड एंड बाय प्रेसिडेंट बाय बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, टू टीओ से टू टर्म ऑफ ऑफिस, टी से टर्म, उसे ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर कितनी टेन्योर रहेगा 5 साल, ये भी देख लिया हमने। क्वेश 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 35 ईयर्स का एज होना चाहिए और सिटीजन होना चाहिए हमारे कंट्री का, इंडिया का। सी टू क्वेश सीओडी, सी से कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, क्या क्या कंडीशन है हमने बात की थी ना, 2 कंडीशन। फिर आता है ओ से ओथ एंड अफर्मेशन बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 159, क्या क्या ओथ लिया जाएगा। फिर डी से डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये हुआ ना कि लेट्स से कि अगर प्रेसिडेंट जो है कहता है, प्रेसिडेंट आदेश देता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तुम गवर्नर को हमें अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो गवर्नर उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेगा। वही कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट अगर हमारा कुछ आदेश देता है गवर्नर को तो उसे करना पड़ेगा, यही होता है डी से। फिर पी से आगे पार्डन पढ़ ही लिए, पार्डन पावर हो गई। अब
पावर हो गई, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कि किस एक्सटेंट तक जो हमारी गवर्नर होता है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है, फिर अब ये देख लिया कि 163 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एडवाइस करता है गवर्नर को 200 एसन टू बिल वीटो पावर, बहुत बार पढ़ चुकी है, तो 201 बिल इज फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पार्ट 213। ठीक है, सो बेसिकली अब हमारा फाइनली गवर्नर कंप्लीट हो गया पूरा। और मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि एक बार आप प्रीलिम्स के जितने भी पीवाईक्यू हों, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरएआर हो, और खास करके पीसीएस में यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू हो, आप लगाइए। इस लेक्चर को पढ़ करके आपके सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड। मेंस एनालिटिकल है, मैंने एनालिसिस सारी चीज़ों की कर दी, लॉजिकली समझा दिया कि किस तरीके से गवर्नर के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा गवर्नर फाइनली कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।